So, hi everyone, welcome back. And today we are going to start a new topic in your intermediate financial management syllabus. नाउ ये जो चैप्टर ये जो टॉपिक छोटा सा हम लेने वाले हैं जिसमें हार्डली मैं 1 या 2 लेक्चर में उसको कंप्लीट करूँगा. ये टॉपिक है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे. अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ. टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये जो चैप्टर है ये ओल्ड सिलेबस के सीए आईपीसीसी के एफएम में एक सेपरेट चैप्टर था. अब दिक्कत ये हुई कि सर इंटर पे जब न्यू सिलेबस आया जो हम देख रहे हैं, न्यू सिलेबस में इस चैप्टर को हटा के फाउंडेशन पे डाल दिया गया. यानी कि अब ये है सीए फाउंडेशन के सिलेबस में. अब जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो दो चीज पॉसिबल है. या तो आप सीए सीपीटी से आए हो या तो आप सीए फाउंडेशन से आए हो. अगर आप सीए फाउंडेशन से आए हो तो ये वाला टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हो. और अगर आप सीए सीपीटी से आए हो तो ये टॉपिक आपने अभी तक कवर नहीं किया है. अब क्या करना सर हमने. अगर हम सीए फाउंडेशन से आए हैं तो आपको इतनी दिक्कत जाएगी नहीं ये वाला टॉपिक समझने में. और अगर सीपीटी से भी आए हैं तो आपको इतना सोचना ही नहीं है क्योंकि इसका वेटेज जो है या इस पे कोई अलग से क्वेश्चन आने ही नहीं वाला आपको. सो जितनी भी चीज़ें मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताऊंगा इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली अब एग्जाम में नहीं आएंगे, वो सीए फाउंडेशन पे आएंगे. पहले आईपीसीसी पे आते थे. सो इंटर एफएम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. ठीक है सर, एक चीज़ तो क्लियर हो गई. तो सर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी है. इसी बेसिस पे आप आगे के 2 चैप्टर आसानी से समझ पाओगे. पहला चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन और उसके बाद आपका आएगा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. तो ये दो चीज़ों का जो रूट बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं. और इनफैक्ट यही नहीं, आगे जाके जब सीए फाइनल में आप एसएफएम पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ पे भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक बेस की तरह काम करते हैं. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जानना और समझना ज़रूरी है. अब मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले. अब क्योंकि ये चैप्टर है ही नहीं हमारे सिलेबस में तो हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, इस पे सेपरेट क्वेश्चंस नहीं देखेंगे. मैं आपको कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा और आपने भी उतना ही वेटेज देना है बिकॉज अननेसेसरी आपके पास में टाइम है भी नहीं इतना कि आप वापस जाके पुराना एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सको. लेकिन अब मैं बताता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे तो क्या करना है, और अगर वीक नहीं है तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे चलने देना. ठीक है. तो सर हम जब रिवाइज करने जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो हम इंस्टीट्यूट के सिलेबस से ही या इंस्टीट्यूट के नोट्स से ही रिवाइज करेंगे. सबसे पहले आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ. इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आइए. स्टूडेंट सेक्शन में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल में हम जाते हैं. फाउंडेशन में जाएंगे. फाउंडेशन में पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आप आओ स्टडी मटेरियल में. स्टडी मटेरियल के बाद में आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने डाउनलोड कर लिया, ये पीडीएफ है. अगर आप बहुत ज़्यादा वीक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता या उसको आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहते हैं ताकि सर मेरी प्रैक्टिस हो जाए, मेरा हाथ बैठ जाए, तो इस पर्टिकुलर चीज़ का कितने पेजेस का है? 47 पेजेस का. प्रिंट आउट निकालो घर पे और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. ईजी है, कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा तो इतनी दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि आंसर्स भी इसी डॉक्यूमेंट में आपको दिए हुए हैं. तो आप पता लगा सकते हो कि चलो ठीक है, मैंने अगर गलत किया तो कहाँ गलत किया होगा, तो मैं यहाँ पे रेफ़र कर लेता हूँ. आइए सर, बड़े टॉपिक्स क्या क्या देखने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर में, मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ. हम पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे 47 पेजेस का. जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा. क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप खुद घर पे करिए, एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, ये भी चीज़ ध्यान देना. सबसे पहला टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट. उसके बाद हम टॉपिक लेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड अमाउंट बोलो. उसके बाद टॉपिक आपका आएगा इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उसके बाद
एन्युटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, और लास्ट में जगह नहीं बची मेरे पास, परपेचुटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कितनी चीज़ें देखने वाले हैं सर हम, 1 2 3 4 5 6 और 7 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, एन्युटी क्या होता है और परपेचुटी क्या होता है। सो देखते हैं इसमें कितने लेक्चर्स लगते हैं। आई थिंक 3 या 4 लेक्चर्स में ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब समझो। अच्छा, आपके सिलेबस में भी क्या क्या कवर्ड है मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है जो फाउंडेशन का सिलेबस है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन्युटी है। अब एन्युटी में ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कवर अप हो जाता है, इसलिए इन्होंने यहीं पे ले लिया। और एक चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे नहीं ली है वो है परपेचुटी, वो हम कंसिडर ज़रूर करेंगे हमारे चैप्टर में या हमारे टॉपिक में, आप ये बोल सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ें। अब ध्यान दो, मैं आपको एग्जांपल ले लेके कुछ चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले और बेसिक चीज़ आप समझ लो, आज मैं आपको 100 रुपये देने का वादा करता हूँ या मैं 100 रुपये देता हूँ आपको। अब आज आपको मैं 100 रुपये देता हूँ, ये आपके पास पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ कि आपको मैं यही 100 रुपये 1 साल बाद दूंगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? सर इस केस में आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, कोई भी रैशनल पर्सन हो, क्योंकि आपको आज या कल 1 साल बाद दोनों केस में 100 ही रुपये मिलने हैं। सो ऐसे केस में आपको आप सोचोगे कि यार दोनों टाइम पे मिलने अगर 100 ही रुपये है तो आज क्यों नहीं, इतना टाइम का इंतज़ार मैं क्यों करूं? तो आपने 100 रुपये आज लेने का डिसाइड किया। दूसरा केस, मैं आपको आज 100 रुपये देता हूं, या आपके पास में एक ऑप्शन है, दूसरा केस, या आज 100 रुपये ले लो, या आपके पास में ऑप्शन है कि 1 साल बाद 200 रुपये ले लेना। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे सर आज 100 रुपये दे दो, मुझे आज ज़रूरत है चॉकलेट खाने। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं 1 साल इंतज़ार कर लूँगा, मुझे 200 रुपये चाहिए। अब हमको तो सर एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि सारे लोग रैशनल है, यानी सबका माइंड एक ही तरह का जवाब देगा, और मुझे कुछ खरीदना नहीं है उससे। अगर मैं मेरे प्रॉफिट की बात करूं तो अब यहाँ पे रैशनल पर्सन जनरली ये बोलेगा कि सर 1 साल तक इंतज़ार करते हैं, 200 रुपये दे देना। क्यों? दोनों केस में मिलने तो है ही आपको, प्रॉफिट पैसा ज़्यादा कहाँ मिल रहा, 1 साल रुकने में मिल रहा। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे पैसा लेना पसंद करोगे। इन सब चीज़ों से मेरा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बोलने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आज का 100 रुपया और कल का 100 रुपया बराबर है क्या? नहीं है। आज 100 रुपये में हो सकता है आपका 1.5 लीटर पेट्रोल आ जाए, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद रेट बढ़ जाएंगे तो शायद 1 ही लीटर पेट्रोल आ पाएगा। तो इस 100 रुपये की वैल्यू कब ज़्यादा है? आज ज़्यादा है, कल जाके ये महंगा हो जाएगा, इसकी वैल्यू गिर जाएगी। 1 लीटर पेट्रोल आज 80 रुपये में मिल जाएगा या 65 रुपये में मिल जाएगा, मान लो, चलो वही 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा 1 साल बाद में, तो उस 100 रुपये की वैल्यू गिर गई। 100 रुपये में 1.5 लीटर आ जा सकता था, वही 100 रुपये में सिर्फ 1 लीटर आ पाता है, तो 100 रुपये में कम आया, यानी कि 100 रुपये की वैल्यू गिर गई। कब? 1 साल बाद। तो कंक्लूजन क्या है सर? इतनी सी चीज़ समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और लेके बताता हूँ, उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। सर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट देने का डिसाइड किया, पापा बोले आज 5,000 रुपये ले ले या 1 साल रुक जा, 1 साल बाद मैं तुमको 5,000 रुपये दे दूंगा। आप कब लोगे? आप आज लोगे, क्योंकि आज और कल जो मिलने वाला पैसा है वो सेम अमाउंट है, लेकिन वैल्यू आज ज़्यादा है। तो कंक्लूजन क्या है सर कि जो अमाउंट होती है उसकी आज की वैल्यू ज़्यादा होती है, धीरे धीरे उसी चीज़ की वैल्यू गिरती जाती है, क्योंकि हमारा परचेसिंग पावर गिरता जाता है। मतलब परचेसिंग पावर यानी कि जो चीज़ें महंगी होने लग जाती है तो उतने ही रुपए में बाद में जाके कम चीज़ आएगी।
सो हम प्रिफर करते हैं अगर हमको सेम अमाउंट मिल रही है तो आज ही ले लो। दिस इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा नज़रिया क्या होता है इन्वेस्टमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का देखने का, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि मयंक कोठारी दिन का 30,000 रुपये कमाता है। अगर मयंक कोठारी दिन का 30,000 रुपये कमाता है, यानी कि, या चलो एक चीज़ तो ये हो गई, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया। अब बात क्या आती है ना, मैं घर गया, मेरे घर पे मेरी बीवी ने बोला कि सर क्या बोलेगी, मेरी बीवी ने बोला कि वॉशिंग मशीन चाहिए अपने घर पे नई वाली। अब वॉशिंग मशीन चाहिए, मैंने कहा चलो अमेज़ॉन पे देख लेते हैं, अमेज़ॉन पे देख लेते हैं, और उस पर हमने ढूंढा तो पता चला कुछ 15,000 की आ रही थी। ठीक है, अब कहीं से तो उसको पता चला कि हमारे ही शहर में 10 किलोमीटर दूर एक शॉप है जहाँ पे वॉशिंग मशीन मिलती है। सेम मशीन वहाँ पे 9,000 रुपये की मिल रही थी। मैंने कितना बोला, 10,000, चलो जो भी मैंने पहले बोला होगा, अमेज़ॉन पे मान के चलो वो 10,000 रुपये की आ रही थी। लेकिन वही सेम मशीन फिज़िकली अगर मैं लेने जाऊँ तो 9,000 रुपये की मिल रही है। कहाँ पे, वो वाली शॉप पे। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे पास और कोई रिसोर्सेस नहीं है जिनको मैं भेज सकूं वहाँ पे, मान के चलिए, ठीक है, सिर्फ मैं हूँ इस केस में और मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ को इतना मान लो समझता नहीं है। तो अब वो वॉशिंग मशीन क्योंकि 1,000 रुपये सस्ते में पड़ रही है, 1,000 रुपये सस्ते में पड़ रही है, वो वॉशिंग मशीन लेने मैं जाऊँगा कहाँ पे, 10 किलोमीटर दूर, जिसमें मेरा आने का, जाने का, वहाँ उनसे डील करने का जो समय है वो लगेगा 1 घंटा, मान के चलिए, समझ गई बात। तो ये 1 घंटा देके मैंने कितने पैसे बचाए, सर मैंने 1,000 रुपये बचा लिए। तो कोई भी रैशनल पर्सन डिसीजन कैसे लेगा, डिसीजन ऐसे लेगा सर क्योंकि 10,000 रुपये अमेज़ॉन पे मिल रहा है और सेम चीज़ 9,000 रुपये में मिल रही है मुझे अगर मेरे ही शहर में, तो मैं 9,000 रुपये में खरीदूंगा उसी चीज़ को। और ये ऐसा डिसीजन हम कई जगह पे करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई बार करते हो। आपको अगर 250 रुपये, 250 रुपीज़ भी सस्ती अगर कहीं चीज़ मिल रही है तो आप उसको खरीदने के लिए 5 किलोमीटर दूर तक भी जाने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि 250 रुपीज़ आपके डायरेक्ट बच रहे हैं। लेकिन मयंक कोठारी कभी सर ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। मयंक कोठारी 1 घंटा स्पेंड करके अगर 1,000 रुपये बचा सकता है तो वो 1,000 रुपये बचा पा रहा है अगर वो फिज़िकली स्टोर में, फिज़िकल स्टोर जो है वहाँ जाके ये वॉशिंग मशीन खरीदता है तो। लेकिन अगर मयंक कोठारी की इनकम पे ध्यान दिया जाए तो मयंक कोठारी ऑन एन एवरेज 10 घंटे दिन में काम करता है, 30,000 रुपये कमाता है, यानी कि हर घंटे वो 3,000 रुपये कमाता है। और अगर मयंक कोठारी हर घंटे 3,000 रुपये कमाता है तो 1 घंटा इस वॉशिंग मशीन के पीछे देने के लिए उसने काम नहीं किया होगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन खरीदनी है। वो 1 घंटा नहीं दिया तो नुकसान कितना हुआ, 3,000 का। इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मैं कमा सकता था वो 1 घंटे में काम करके वो मैं नहीं कमा पाया, 3,000, और मैंने बचाए कितने, 1,000। मेरा टोटल नुकसान कितना है, 2,000 का, अगर मैं उस स्टोर में खरीदने जाता हूँ तो। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आप हटा दीजिए कि सर आप रात के टाइम पे जाइए जब ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता है, तब वो 1 घंटे में तो वैसे भी कुछ नहीं कमा रहे आप। ये सब चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज़ मैं नॉर्मली मान के चलता हूँ जो पर्सनल स्पेस है वो पर्सनल स्पेस है। आपको काम में से ही टाइम निकाल के वॉशिंग मशीन लेने जाना पड़ेगा। सो ऐसे केस में 3,000 रुपये का नुकसान उठा के 1,000 रुपये का फ़ायदा करना बेवकूफ़ी होगी। और इसी सारे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे की कीमत वक्त के हिसाब से बदलती है। सो 1 घंटे में 3,000 का नुकसान और 1 घंटे में 1,000 का फ़ायदा ये कोई नहीं करेगा। सो मैं 1,000 रुपये का नुकसान ज़रूर उठा लूँगा, लेकिन मैं अलग से ख़रीदने नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसमें जो लगने वाला टाइम है वो मेरा अल्टीमेटली नुकसान ही कराएगा। और मैं आपको यहाँ पे ठोक के लिख के देता हूँ ये चीज़ कि बड़े बड़े लोग, अंबानी हो और या फिर बिल गेट्स हो, डिसीजंस
इसी बेसिस पे लेते हैं, इसी को सोच के लेते हैं। आपके साथ वो मीटिंग नहीं करेंगे आधे घंटे की, क्योंकि आपके लिए आधे घंटे में शायद आप 1000-2000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते, 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन वो बंदा जो आपको आधा घंटा दे रहा है, वो जो 30 मिनट्स आपको दे रहा है, उसके लिए आपको आधा घंटा देना, यानी कि 1 लाख, 2 लाख या हो सकता है 10 लाख रुपए तक का नुकसान। आप उसके पास 30 मिनट लेके जाइए और 30 मिनट में कहीं आप 2-3 करोड़ रुपए के उसके फायदे की बात करते हैं, तो वो आपको टाइम देगा। आप बोलो सर कि हमसे फीस ले लो आधे घंटे की 10,000 रुपये, नहीं लेगा वो, क्योंकि उसका नुकसान उससे ज़्यादा है। दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा था अभी तक, ये प्रैक्टिकल चीज़ें थी, और ऐसे ही आपने लाइफ में डिसीजन लेना है। जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, मेरे पास भी एक ऐसा समय था जब मैं दिन भर में सिर्फ 500 रुपये कमाता था। ठीक है, अगर मैं दिन भर में 500 रुपये कमाता था तो 1 घंटे में मेरे लिए सिर्फ 50 रुपये थे, और ऐसे केस में मैं वॉशिंग मशीन खरीदने उसी स्टोर पे जाता और 1000 रुपये बचाता, क्योंकि उस टाइम पे 1 घंटा देने का मेरा सिर्फ नुकसान 50 रुपये था, लेकिन फ़ायदा 1000 रुपये था, 950 का नेट प्रॉफिट। लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा, देखा, वक्त बदल गया और डिसीजन भी बदल गया वक्त के साथ साथ। पहले मैं स्टोर में जाता था, आज मैं अमेजोन से खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि वक्त बचाना है। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि वक्त के हिसाब से पैसों की कीमत होती है। पहला कॉन्सेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर? सिंपल इंटरेस्ट और कुछ नहीं, आप कहीं अगर पैसा जमा कराते हैं, लेट से बैंक, सबसे बेस्ट चीज होती है बैंक। सो बैंक में आपने अगर 10,000 रुपये जमा कराएं, तो ये जो अमाउंट होती है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल। और जब बैंक आपको क्या करती है, इस पे इंटरेस्ट देती है, क्योंकि बैंक के पास आपने पैसा जमा रखा, तो आपका पैसा कोई और इस्तेमाल कर रहा है 1 साल तक। 1 साल तक वो आपको उस पर इंटरेस्ट देगा, इसको कहा जाएगा इंटरेस्ट। और जब 10,000 पे 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1000 रुपये, और इसको कहा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। आई बात समझ में? फॉर्मूले के रूप में अगर हमको बनाना है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू आप टाइम पीरियड ले लीजिए एन के जगह आप टी भी ले सकते हैं। ठीक है, सो प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और साल था 1, तो आपका आया 1000। अगर प्रिंसिपल 10,000 होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर का 10% होता, लेकिन साल होते 2, तो सिंपल इंटरेस्ट आता 2000, कि 2 साल में 2000 रुपये आपने कमाए। अगर 10,000 आपने किसी के पास जमा कराए 10% के रेट पे, और वो आधे साल के लिए ही रखा, तो आधा साल लो। एन बोले तो साल कितने, तो 6 महीने के लिए लिया तो 6 नहीं लिखना, साल 6 महीने के हिसाब से आधा होता है। सो 0.5, इसके हिसाब से आप यहाँ पे 500 रुपये कमाओगे। ये सारी चीज़ें आ रही है बात आपको समझ में? मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। सो ध्यान देंगे यहाँ पे, ICICI बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट रेट। सो ध्यान दो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है FD के रेट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1 साल से 389 डेज तक, अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे, अगर आप पैसा रखते हैं बैंक के पास में, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर? 6.90%। आप कितना भी पैसा रखो, ठीक है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, और नॉर्मल हम लोगों के लिए अलग से इंटरेस्ट रेट है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने देखा, सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। आओ सर यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। जैसे ये रहा, यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। आई थिंक इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। सो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला क्या लिया है, PIT, P यानी कि प्रिंसिपल, I यानी कि इंटरेस्ट का रेट, और मैंने उसकी जगह क्या लिया था, R लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो एक चीज़ समझो कि कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रहा आपको, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता PIT लिखा हो या PRN लिखा हो। N के लिए मैंने नंबर ऑफ़ ईयर्स लिए थे, यहाँ पे T के लिए उन्होंने टाइम पीरियड लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई।
अच्छा, एक और फॉर्मूला उन्होंने दिया है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। सो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई क्या है? ए यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड वैल्यू बोल लो, एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोल लो, यानी कि आज अगर आपने 100 रुपये दिया और यहाँ पे आपको 10% के हिसाब से 10 रुपये मिलेंगे उस पर, ठीक है। सो दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। तो ए कितना हो गया, यहाँ पे आपको वापस कितना मिलेंगे? अगर आपको पूरा पैसा वापस चाहिए तो 110 रुपये मिलेंगे। सो ए यानी क्या है? ए यानी कि और कुछ नहीं सर, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू एन ले लो। पी आर एन लिखता हूँ मैं, या पी आई टी लिख सकते हो, पी आई टी लिखो, पी आर एन, ठीक है। ये हो गया एक्यूमुलेटेड अमाउंट की टोटल आपको आखिरी में मिलेगा कितना पैसा। सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है क्या आपको? आधे साल का है, आधे साल का रेट लो। 3 महीने का है, 3 महीने का रेट लो। अगर आपको 2 दिन का इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे सर? ध्यान दो, 2 दिन का भी मिलता है इंटरेस्ट। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 10% साल भर का रेट है, 2 दिन का इंटरेस्ट रेट निकालना है सर, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला क्या है? पी आर एन, प्रिंसिपल कितना? 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। लेकिन सिर्फ इतना करोगे तो ये आएगा आपका साल भर का इंटरेस्ट रेट। तो आपको ये चीज़ तो पता है कि ये साल भर का है, तो डिवाइडेड बाय 365। कितने दिन का निकालना है सर? 2 दिन का निकालना है। सो 2 डिवाइडेड बाय 365 विल बी द एन, ईयर इन डेसिमल। 2 days इन ईयर कितना होता है? 2/365। अब ये कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत कम आएगा इसमें, 1 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 2। सो ये तकरीबन आता है 55 रुपये। इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2 दिन का, अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ऐसे आप कितने भी साल का या टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। कुछ पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैं आपको लाइन पढ़ाता हूँ, आप ध्यान दे देंगे सिर्फ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोविंग। जितने समय के लिए आपने बोरोविंग लिए, उधार लिया है, उस उधार यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू पे उतने समय के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट जो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल इंटरेस्ट। इट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस। जितना भी बैलेंस बचा है, जितना भी आपका पैसा कोई और इस्तेमाल कर रहा है, वो इंटरेस्ट देगा आपको उस पैसों पे जितना इस्तेमाल किया जा रहा है, and not on the interest previously earned. It means no interest is paid on interest earned during the term of loan. अब इसमें क्या होता है, ध्यान दो। यहां आपने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया और 10% पे दिया, तो पहले साल आपको कितना मिलेगा? 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बैलेंस है प्रिंसिपल, उसके पास अभी तक हमारा 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। और अगर अभी तक हमारा 1 लाख रुपए उसके पास में पड़ा हुआ है, तो अब दूसरे साल भी वो कितना इस्तेमाल कर रहा है हमारा पैसा? 1 लाख रुपए का। तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर? 10%, यानी कि दूसरे साल भी उसको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। सो 1,000 आते जाएगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट पहले साल के इंटरेस्ट पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैंने आपको आगे बढ़ा बताया। अगले वाले लेक्चर में इसी को यहीं पे स्टॉप करेंगे, या फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा और मैं कंटिन्यू करूँगा इसी लेक्चर को। सो अगले वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग अमाउंट के बारे में, जिसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इस केस में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। तो स्टे कनेक्टेड, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट।
अब ये वाली चीज़ समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट होता क्या है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये मान लो आपने 2 साल के लिए कहीं पे पैसा जमा किया है। कितना पैसा जमा किया सर? 1 लाख रुपए। और क्या रेट से जमा किया है? 10% से जमा किया। ठीक है। अब उस हिसाब से अगर लॉजिक लगाया जाए तो पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 10,000 रुपये का। 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट होता है 10,000 रुपये। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यू शुड गेट 10,000 रुपीज़। आपको मिल जाना चाहिए 10,000 रुपीज़। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमारा क्वेश्चन है या जो हमारा टॉपिक है ये बोलता है कि इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। ड्यू हो जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। मतलब 10,000 रुपये बनता है लेकिन अभी आपको हाथ में नहीं आएंगे, ये भी हम ही रखेंगे। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया। ये 1 लाख रुपए मैंने साल भर इस्तेमाल किया। ये साल भर इस्तेमाल करने के बाद में आपको कितना पैसा देना बनता है? 10,000 रुपये देना बनता है। लेकिन मैंने आपको दिए नहीं वो साल के अंत में 10,000। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि जो सेकंड ईयर शुरू हो रहा है, ये सेकंड ईयर में मैं आपका कितना पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे? 1,10,000 रुपए। तो सेकंड ईयर में आप मुझे कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 1,10,000 पे 10% यानी कि 11,000 रुपए। पिछले वाले किस्से में आपको उस टाइम पे 10,000 ड्यू होके मिल गए थे। इस वाले केस में 10,000 मिले नहीं है, तो आपका अगले साल मैं 1 लाख रुपए भी इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं 10,000 रुपए भी इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी आपका 1,10,000 रुपए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। अब ये अगर 11,000 भी नहीं मिले तो 1,10,000 यहाँ प्लस 11,000 यानी कि 1,21,000 मैं इस्तेमाल करूँगा तीसरे साल, और तीसरे साल का इंटरेस्ट बनेगा मेरा 10% का 12,100 रुपये। और मान लो तीसरे साल आपको सारा पैसा मिल गया, 1,21,000 प्लस 12,100, सारा पैसा मिल गया। आप मुझे ये बताइए कि 3 साल में आपने कमाया कितना इंटरेस्ट के तौर पे? पहले साल 10,000, दूसरे साल 11,000, तीसरे साल 12,100। 10,000, 11,000 प्लस 12,100 यानी कि आपने 33,100 कमाए 3 साल में मिला के। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। 1 लाख प्लस 33,100, 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट जैसा वैसा वापस मिल गया, प्लस 33,000 रुपये, 33,000 आपको मिला है। सर ये कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ सर है, ध्यान दो। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। ध्यान देंगे, मैंने आपको ये चीज़ बताना भूल गया। इसी चीज़ को कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। आप सोचो, पहले साल 10,000 आया तो दूसरे साल 11,000 क्यों आया इंटरेस्ट? बढ़ कैसे गया दूसरे साल का इंटरेस्ट? क्योंकि दूसरे साल आपको उस पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। 1 लाख पे 10,000, 10,000 पे 1,000, 10,000 प्लस 1,000, 11,000। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना यानी कि कंपाउंडिंग होना। सो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो प्रिंसिपल वैल्यू लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू में 1 प्लस आई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द पावर n करो, -1 करो। ये एक फॉर्मूला है, नहीं तो भी आपका कैलकुलेशन सिंपल हो सकता है। p इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n, ये आपका फॉर्मूला। सो प्रिंसिपल 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर? 10% था तो 0.10 लिखूंगा। n यानी कि नंबर ऑफ पीरियड कितने? 3 साल के। सो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 1.1 इंटू दबाया, अब ऊपर में 3 है तो एक बार तो 1.1 हो गया, 2 बार और इक्वल टू दबाओ, ये आ गया 1.331। ये आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी देखा होगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 133,100। तो सर क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट है? नहीं सर, इसको कहा जाता है कंपाउंड अमाउंट। इसमें से ध्यान देंगे, मैं अभी और क्या एडिशन ले रहा हूँ, इस पूरे फॉर्मूले में से प्रिंसिपल आपको माइनस करना पड़ेगा फिर से। सो प्रिंसिपल जब आप माइनस करोगे 1 लाख का तो आपको मिलेगा 33,100 रुपये। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। आई बात समझ में? यही मैं बोल रहा था, 10,000, 11,000 और 12,100 का टोटल।
दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना। सो दो फॉर्मूले आपको लिख के रखना है यहाँ पे। अगर कोई कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला पूछता है तो बहुत ही सिंपल, p इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n, वेयर i इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, n इज द नंबर ऑफ पीरियड। कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कहीं और अगर फॉर्मूला देखोगे तो शायद वेरिएबल्स और मिलेंगे, i की जगह r हो सकता है, n की जगह t हो सकता है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो p i सॉरी 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस p, सिंपल। तो ये है आपके दो फॉर्मूले जो आपने इस लेक्चर में पढ़ने हैं। आई बात समझ में? अब सर बात ये आती है कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो, अच्छा ये n जो है ना, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, नॉट ईयर्स, ठीक है। सो समझो बात को, आपने यहाँ पे 1,00,000 रुपए 10% पर एनम के रेट से इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, यानी कि 6 महीने बाद आपको पैसा देना बनता है, देंगे नहीं, कंपाउंडिंग होगी सिर्फ। सो 6 महीने का 5% होता है और 6 महीने का 5% होता है। 1,00,000 का 5% बनता है यहाँ पे देना कितना, 500 रुपये। तो 6 महीने के अंत में 1,05,000 देना बनता है। अब अगले 6 महीने में 1,05,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ऐसे केस में आपका कंपाउंड अमाउंट जो है, यानी कि आखिरी में मिलने वाला जो पैसा है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, p इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n। p कितना लोगे, 1,00,000। i क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो हाफ ईयरली रेट लो, 3 महीने का कंपाउंडिंग होता 3 महीने का रेट लेते हैं। अब आप ये बताओ साल भर में कितनी कंपाउंडिंग हो रही है, दैट इज नथिंग बट n। आप ये आपने जो ये n लिखा है ना, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन, सर ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ले सकते हो। तो टोटल कितनी कंपाउंडिंग हो रही है, पहले 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, 2 कंपाउंडिंग हो रही है अपनी, अपन लिखेंगे 2, ठीक है। सो 1,00,000 1.05 टू द पावर 2, 1.05 इंटू दबाया तो एक बार हो गया ऑलरेडी, इक्वल टू दबाओगे तो 1.1025। सो ये आपका था 1,10,250। सॉरी ये 500 आते हैं, मैंने गलत, 5,000 आता है, 500 नहीं। तो 1,10,250 इज द अमाउंट दैट यू विल रिसीव एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसमें आपको खुद समझ में आएगा कि कंपाउंडिंग ज़्यादा होने से फ़ायदा कितना होता है। सबसे पहला एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट हर जगह हम लेंगे सर 1,00,000 का, नो कंपाउंडिंग, साल में एक ही बार पैसा मिलना है 10% के रेट से। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 10,000 का। ये चीज़ समझ आती है कि आपको 1,00,000 पे 10%, और कंपाउंडिंग आपकी एनुअल है, यानी कि साल में एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, 1,00,000 फॉर्मूला p इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर n, सही बोल रहा हूँ। सो 1,00,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई, यानी कि साल भर में कंपाउंडिंग एक ही बार हो रही है, और n भी 1 है, माइनस p यानी कि माइनस 1,00,000। तो आपको कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। फिर आप दूसरा किस्सा देखिए, 1,00,000 कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, यानी कि 10% रेट है पर एनम, लेकिन ड्यू 6 महीने बाद हो जाएगा, पहले वाले केस में नहीं हो रहा था, यानी कि 6-6 महीने में इंटरेस्ट मिलना बनता है 5-5% का। सो ऐसे केस में 1,00,000 कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है साल भर में, 6 महीने का रेट आता है आई, यानी कि रेट फॉर द कंपाउंडिंग पीरियड। सो 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है तो 6 महीने का रेट है 0.05, 5%, और 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है साल भर में। इसका आंसर आएगा 10,250। कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से एक बार, दस 250। तो आपको एक चीज़ समझ में आई क्या, अभी भी एक ही साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, पहले भी एक ही साल के लिए इन्वेस्टमेंट था,
लेकिन अभी कंपाउंडिंग ज़्यादा होने की वजह से हमको इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, 250 रुपये का, 250 का। तीसरा किस्सा सेम चीज़, 10%, 1 लाख। कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, यानी कि हर 3 महीने में ड्यू हो जा रहा, कंपाउंडिंग हो रही है, पैसा मिल नहीं रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि जमा होते जा रहा है। यानी कि अब हमारे कंपाउंडिंग पीरियड कितने महीने के हैं? 3 महीने का। और कंपाउंडिंग टोटल पीरियड कितने हैं साल भर में? ऐसे 4 पीरियड होते हैं। 12 महीने में 3 महीने के कितने पीरियड होते हैं? 4। तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? 1 लाख 1 प्लस 0.025। अब ये सर 0.025 यानी कि 2.5%, ध्यान देंगे। 10% आपका था साल का, 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो डिवाइडेड बाय 4, और डेसिमल में निकालना है तो डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आता है? 0.025। और कंपाउंडिंग कितनी? 4 बार हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू वापस माइनस कर देंगे। सो 1.025 इंटू 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है, इक्वल टू कितनी बार दबाओगे? 3 बार दबाओगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बार 1.025 आप ले चुके हो, तो बैलेंस कितना? 3 बचा, 1 2 3। सो ये 4 पीरियड का कंपाउंडिंग रेट है। और रेट क्या है? देखो, रेट है 1.1038, उसको आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, सो आपके पास में आता है 10,381, सॉरी 1,10,381। इसमें से आप 1 लाख अपना माइनस कर दो, 10,381 आपके पास में इंटरेस्ट बचता है। साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही थी तो 10,000 का इंटरेस्ट मिला, साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 10,250 का इंटरेस्ट मिला, साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 10,381, यानी कि 10,381 रुपीज आपको मिले। कंपाउंडिंग और बढ़ाओ और मंथली करो, मंथली करोगे तो क्या आंसर आएगा सर? मंथली रेट लेना पड़ेगा और ऊपर में 12 लेना पड़ेगा। डेली करो 365 डेज लेना पड़ेगा आपको वहाँ पे। सो 4 की जगह यहाँ पे 365 डेज आएंगे। एक चीज़ समझ लो यहाँ से, कंपाउंडिंग जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा हमको इंटरेस्ट मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ ध्यान दो, कन्वर्जन पीरियड, यहाँ उन्होंने कंपाउंडिंग पीरियड को कहा है कन्वर्जन पीरियड, तो ये एक चीज़ नोट कर लेना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज कंपाउंडिंग पीरियड्स। अगर कंपाउंडिंग 12 महीने की है तो साल में एक ही बार कंपाउंडिंग होती है, एक ही लिया। कंपाउंडिंग 6 महीने की है तो साल में 6 6 महीने के 2 पीरियड आते हैं, यानी कि 2 लेंगे। क्वार्टरली होती है तो साल में ऐसे 4 क्वार्टर आते हैं। मंथली होती है तो साल में ऐसे 12 महीने आते हैं। और डेली अगर कंपाउंडिंग होती है तो साल में ऐसे 365 आते हैं। ये जो फिगर है ये हम रखते हैं एन की जगह पे हमारे इसमें, ठीक है। और इंटरेस्ट तो खैर डिवाइडेड बाय 12, 6, 3, 1 जो भी करना है आप कर सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे अपने हिसाब से फॉर्मूला भी दिया है, अपने लिए मैच करेगा भी वो, अगर आप ध्यान दोगे तो ए एन जो लिखा है दैट इज कंपाउंडिंग अमाउंट विच इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर एन, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई टू द पावर एन, यही हमने लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंडिंग। एक दो क्वेश्चंस इसमें से आप ज़रूर करके देखिएगा तो आपको ना थोड़ा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कंपाउंडिंग अमाउंट का इस्तेमाल क्या है। बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज एंड ऑल दैट दिया हुआ है, आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए हमने क्वेश्चन वगैरह नहीं लिया इतना ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो शुरू करने के पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तकरीबन 2 से 5 मिनट का। सो आई विल कीप दिस लेक्चर इन कंटिन्यूएशन फॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 से 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। बाय बाय।
तो आइए सर तीसरा टॉपिक देखते हैं। अच्छा, अभी तक आपने दो टॉपिक देख चुके हो। वन इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेकंड वन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है सर, कोई कंपाउंडिंग नहीं होती, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। आपको जो प्रिंसिपल दिया होता है उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हो और आपका इंटरेस्ट आ जाता है। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि साल में एक से ज़्यादा बार वो चीज़ ड्यू होती है, इसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। ठीक है। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये हम पढ़ते हैं, ध्यान देना। यहां से आप ध्यान दो। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर, एक से ज्यादा बार अगर इंटरेस्ट को कंपाउंड किया जाता है, द इफेक्टिव रेट फॉर ईयर एक्सीड्स द पर एनम इंटरेस्ट रेट। सो ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक साल में, मतलब साल में एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग करते हो, तो एक से ज़्यादा बार कब कब कंपाउंडिंग होती है नॉर्मली बताओ? एक तो 6 महीने में कंपाउंडिंग होती है, तो वो एक से ज़्यादा बार होगी साल में। उसके बाद क्वार्टरली होगी, मंथली होगी, डेली होगी, वीकली होगी। ये सारा एक से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होता है साल भर में। और तो ऐसे केस में हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक्चुअल में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, वो पर एनम इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, एक्सीड्स, ज़्यादा मिल रहा है। कैसे? अब मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ध्यान दो। लेट्स से पहले हम कंपाउंडिंग, उसने क्या बोला, एक साल में एक से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होनी चाहिए। यह है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब मैं पहले लेता हूं कि साल में अगर एक ही बार कंपाउंडिंग किया तो क्या होगा। 1 लाख रुपए आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे, ये साल खत्म हुआ, यहां आपको कितना मिलेगा? 1,10,000 मिलेगा 10% के रेट से साल भर में, जिसमें से आप 1 लाख माइनस कर दोगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो आपके पास इंटरेस्ट कितना? 10%। ठीक है। तो मैं अगली बार से 10 डायरेक्ट इंटरेस्ट की वैल्यू लूँगा। ठीक है, इतना लंबा नहीं खींचेंगे उसको। सो 10% के हिसाब से 10,000 रुपये आपने कमाए। ठीक है, ये है जब साल में एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है। अब आते हैं सर एक से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग। साल में 2 बार कंपाउंडिंग कर लो और साल भर वाला जो रेट है 10%, ये सेम रहने दो। अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आप कैसे कैलकुलेट करते हो इस चीज़ को कि सर प्रिंसिपल वैल्यू बाहर ले लो, 1+i⁻n-1 कर लो, ये फॉर्मूला भी वही आंसर देगा आपका। तो ये फॉर्मूला कहाँ से लाया सर, पहले ये भी बता दो। तो मैं आपको थोड़ी सी रफ में वर्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का? p इन ब्रैकेट 1+i⁻n-p, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। इसमें से p कॉमन निकाल लो, 1+i⁻n-1, यही आता है। तो पहला वाला फॉर्मूला लूँ या दूसरा वाला लूँ, बात तो सेम हुई। तो देखो यहाँ पे अब मैं फॉर्मूले में रख के निकाल रहा हूँ। 1+0.05 आई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड। 6 महीने की कंपाउंडिंग हो रही, तो 6 महीने का लो। तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा? 10%। साल भर का रेट कितना हो रहा था? 10, सॉरी 6 महीने का कितना हो जाएगा? 5, 10/2, तो 6 महीने का 5 हुआ। सो 1+0.05 अगर हमने किया तो कितना आएगा? 1.05 प्लस 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो इनटू इक्वल टू दबाओगे तो ये आ गया 1.1025। -1 है फॉर्मूले में, तो -1 कर लो, कितना आ रहा है? 0.1025। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो आपका आया 10,250। कैसे कैलकुलेट किया अगर आपको नहीं समझा होगा, मैं फिर से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। 1 लाख इन ब्रैकेट 1.05 टू द पावर 2 था, साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो -1, 1,00,000.1025 ब्रैकेट में आ रहा है और ये आ गया 10,250। ठीक है, चलो। तो अगर रेट सेम है
क्या क्या देखो, मैंने जमा जो कराया पैसा वो भी सेम, रेट भी सेम, लेकिन सिर्फ जो बदला वो है कंपाउंडिंग। पहले साल में एक बार हो रही थी, अब साल में 2 बार हो रही है। ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं। 1 लाख साल भर के लिए जमा कराओ, 10% नॉर्मल जो रेट चल रहा है, लेकिन इस बार कंपाउंडिंग आपकी क्वार्टरली होगी, तो 4 बार हो रही है साल में। 4 बार यानी कि हर 3 महीने में हो रही है, तो 3 महीने का रेट बनता है 2.5%, 1.025 -1 तो 0.025, सॉरी 1.025 आ गया, टू द पावर कितना आएगा, 4 आएगा n की जगह पे, क्योंकि 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है। एक बार तो ऑलरेडी लिख लिया, 2 3 4, यानी 3 ही बार इक्वल टू दबाना है 1.1038, माइनस कर दिया 1, तो आ गया आपका 0.1038 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। उसी फॉर्मूले में डालो ऊपर वाले, आपका इतना आंसर आएगा 10,381, यानी कि 10,381। बोलने का मतलब क्या है सर, ये सब क्यों करवा रहे हो, ये तो कंपाउंडिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। ध्यान दो, पहले वाले केस में आपने साल भर में कितना कमाया, 10%, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या आप यही बोलोगे कि साल भर में सिर्फ 10% कमाया? माना सर एनुअल रेट 10% था, क्योंकि कंपाउंडिंग 2 बार हो रही थी, कंपाउंडिंग 2 बार हो रही थी, तो इफेक्टिवली आपने साल भर में 10,250 डिवाइडेड बाय 1 लाख करके देखो, 10.25% कमाया। अगर साल का सिर्फ एक ही रेट निकालना होता प्रिंसिपल पे, तो क्या रेट आता वो, 10,250 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 10.25%। यानी कहने के लिए तो 10% है, लेकिन एक्चुअल में 10.25% पर एनम कमा रहे हो, क्योंकि कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है। अगर कंपाउंडिंग और बढ़ा दी जाए तो मेरी इफेक्टिव कमाई जो है वो है 10.38 होगी। यानी कि यहाँ पे 2 रेट है, एक है 10% का, एक है 10.38 का। सो 10.38 क्या है और 10 क्या है, ये मैं आपको अब वापस बताता हूं, ध्यान देंगे। इसने बोला था कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है साल में 1 से ज्यादा बार, मोर देन वंस अ ईयर, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10.38% फॉर अ ईयर, यानी कि साल भर के लिए जो आप एक्चुअल में कमाओगे, एक्चुअल वर्ड पे ध्यान देना, रियल में जो कमाओगे वो ज्यादा होगा जो आपको रेट कोट किया गया था 10% का। सो पर एनम इंटरेस्ट रेट इज 10% और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10.38%। आई बात आपको समझ में? एक एंगल से मैं ये भी बोल सकता हूं कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग नहीं होती और फिर भी 10,250 कमाते, 10 to 50 अगर कमाते, तो रेट क्या होता, 10.25%। क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं होती फिर भी 10,381 कमाते, तो रेट क्या होता, 10.38%। तो इसी रेट को बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिवली यानी कि रियल में कितना कमा रहे हो, दिया हुआ 10% है, लेकिन कंपाउंडिंग बदलते जा रही है। सो दिख 10% रहा है हर जगह, लेकिन कमाई तो बदल गई ना सर। कहीं 10,000 कमा रहे हो, कहीं 10,250 कमा रहे हो, कहीं 10,381 कमा रहे हो। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो रेट दिया हुआ है उसका इफेक्टिव निकालना। निकाल वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहे हो, लेकिन इफेक्टिवली कितना कमा रहे हो, रियल में कितना कमा रहे हो, साल भर का कितना कमा रहे हो। ठीक है, सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का सर ये सारे कैलकुलेशन करने के मतलब क्या है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी हो तो भी हमको चलता। क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना रहता ना, 10% एनुअल कंपाउंडिंग, 10% सेमी एनुअल, 10% क्वार्टरली, 10% वीकली, 10% डेली, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। और इसके लिए दिया गया एक फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 + i to the power n - 1। और ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हो, 1 + i to the power n। सो पहले वाले केस में लो, सेमी एनुअल है, 1 +
0.05 आधे साल का रेट टू द पावर 2 n -1 करोगे ये आएगा आपका 10.25%। यहाँ लो 1.025 लेना पड़ेगा क्योंकि क्वार्टरली है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, -1 10.38%। देखो आंसर मैच करेगा, आपका मैच करना ही पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला है ये आप ऑलरेडी कहीं देख चुके हो क्या सर, 1 + i टू द पावर n -1। ध्यान देना, ये ध्यान में आ रहा है आपको, इतना पोर्शन 1 + i टू द पावर n -1, यही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला है। सो अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और 1 + i टू द पावर n -1 कैसे आया ये भी मैंने आपको बताया। उसके ऊपर वाली लाइन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + i टू द पावर n माइनस प्रिंसिपल। तो p बाहर निकाल लिया आपने, मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, तो 1 + i टू द पावर n -1 ही बचा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप यू आर वेल अवेयर विद दिस कॉन्सेप्ट नाउ। इसमें कुछ और बताने के लिए है तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम्स करना है तो आप यहाँ से एक बार करके देखो, आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, गुड। अब हम एक काम करेंगे नेक्स्ट वाले, इसमें हमारा मैंने क्या बताया था आपको, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताऊंगा। सो फिलहाल के लिए इस टॉपिक को यहीं तक रोकते हैं, इस लेक्चर को भी यहीं तक रोकते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। बाय बाय।